सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर सीबीआई ने रेड की है। जींद उपचुनाव पर इसका क्या असर होगा? देखिए, आज सुबह से ही सीबीआई की जो टीम है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो डी पार्क का घर है उनको दबिश दे रखी है उन्होंने। और जींद उपचुनाव की जो टाइमिंग है और सीबीआई की जो छापों की टाइमिंग है उस एक समान है। तो इस पे चर्चा तो होगी। हरियाणा के लोग या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक निश्चित तौर पे ये कहेंगे कि ये ऐसे समय में रेड की जा रही है जो उपचुनाव सिर पे है। हालांकि ये मामला गुड़गांव के भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ और काफ़ी चर्चित मामला है और सीबीआई के प्रोसेस इसमें जारी था, लेकिन फिर भी टाइमिंग सीबीआई की गलत हो सकती है। और रही जींद उपचुनाव में इस सीबीआई रेड के असर की बात, तो जींद उपचुनाव में अब तक जो घटना था या जींद उपचुनाव में अभी तक जो होना था वो हो चुका है। सीबीआई की रेड का मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा उस पर असर होने वाला है। फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये फायदेमंद स्थिति है, क्योंकि अगर आज वो पूरा दिन यहाँ बंधे रहेंगे तो वो अपने समर्थकों को या कांग्रेस आलाकमान को ये कहने की पोजीशन में होंगे कि मैं तो सीबीआई ने रोक रखा था, नहीं तो मैं रणदीप सुरजेवाला जी को जिता लेता। और रणदीप सुरजेवाला जी के पास भी एक काफ़ी अच्छा हारने की सूरत में ये रीजन होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीबीआई ने रोका या सरकार ने वो 76 घंटे अपनाए। हाँ, अगर वो जीत जाते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो बेटे हैं सांसद वो प्रचार कर ही चुके हैं। वहाँ पे मैक्सिमम कांग्रेस के नेता जींद में प्रचार कर चुके हैं। तो अब तो मतदाता अपना मन बना ही चुका होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में इस सीबीआई की रेड है वो राजनीतिक बातें करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर जींद उपचुनाव पे उसका कोई अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा ये कहना मुश्किल है। क्या रणदीप सुरजेवाला इसको इमोशनल इशू बना करके पेश करेंगे? जींद चुनाव में अभी 2 दिन बाकी हैं। देखिए, जींद उपचुनाव में जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें रणदीप सुरजेवाला सबसे अच्छे वक्ता है और उस निश्चित तौर पे वो जो सीबीआई की स्क्रिप्ट रेड है उसकी एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बनाएंगे और उसको जनता में पेश करेंगे। कोशिश करेंगे वो मतदाताओं का इमोशनली इसको अटैच किया जा सके सीबीआई रेड से। हर आदमी प्रयास करता है अपने, वो भी करेंगे। और उनके बाद जो सबसे अच्छे वक्ता हैं वो दिग्विजय हैं। फिर मीडा जी सबसे कम अच्छे वक्ता, मतलब बोलने में मुझे जो लगा उनका कि उनका इंट्रैक्शन जो लेवल है वो मैन टू मैन तो ठीक है, लेकिन पब्लिकली वो बहुत अच्छे कोई स्पीकर नहीं है। लेकिन आजकल वक्ताओं पे वोट नहीं दिए जाते हैं, वोट तो कास्ट बेस समीकरण बनते हैं। तो इसलिए रणदीप सुरजेवाला के लिए एक अच्छा मौका है। वो इसको आज और कल जितना भुना सकें सीबीआई की रेड को वो कोशिश करेंगे भुनाएंगे। उनकी टीम भी लगी होगी इस पर। अरविंद केजरीवाल कर जींद उपचुनाव में आ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और हरियाणा के जो वेस्ट मतदाता हैं वो उनको पसंद करते हैं, ये सच्चाई है। और जींद में जो वेस्ट मतदाता है वो एक निर्णायक पोजीशन पे भी माना जाता है और उनके अच्छे खासे वोट हैं जो पिछली बार इनेलो को, मीडा जी को गए थे। और इस बार इनेलो के जो कैंडिडेट हैं उसको जाने की उम्मीद कम है, तो उस पर अच्छा खासा सब लोगों ने फोकस किया हुआ है वेस्ट मतदाताओं पे। तभी आम आदमी पार्टी का दुष्यंत की पार्टी के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है और एक किस्म से ये दोनों का प्रदेश में ट्रायल है जींद उपचुनाव। अगर इस उपचुनाव में ये सफल होते हैं तो आगे ये एक बड़ा गठबंधन जो अगले चुनाव में है जो जेजेपी का और आपका है देखने को मिल सकता है। लेकिन इस ट्रायल में अगर वो फेल हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दोनों एक साथ चुनाव वो लड़ेंगे। और जो अरविंद केजरीवाल जी जींद आ रहे हैं वो वेस्ट मतदाताओं को फोकस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा आने में देरी की है। उनको अगर 1-2 दिन पहले या जिस दिन वो गठबंधन की घोषणा उन्होंने की थी वो उस दिन आते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी वो आएंगे और कल में वो कितनी सभाएं करते हैं और लोग कितना सुनते हैं या कहाँ कितना इम्पैक्ट डालते हैं ये थोड़ा संदेह वाली बात है। लेकिन कोशिश तो पार्टियां राजनीति में सभी करते हैं, वो भी करने आ रहे हैं। और वेस्ट मतदाताओं को अगर वो थोड़ा बहुत प्रभावित कर पाए तो दुष्यंत के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गई। सिर्फ अभी 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला? 2 दिन में तो धनखड़ जी बहुत कुछ हो जाता है। उपचुनाव में तो लास्ट मोमेंट की एक घटना भी सब कुछ बदल देती है। आपको याद होगा कि कुलदीप बिश्नोई का आज़ाद नगर के जो हिसार में बूथ पे दुष्यंत के साथ जो मुकाबला था और जिस तरीके से वहाँ उनके साथ मारपीट और हुई थी, उसने पूरे हिसार संसदीय क्षेत्र में एकदम से चुनाव को बहुत बदल के रख दिया था। उपचुनाव में जो लास्ट मोमेंट तक है वो अनिश्चितता बनी रहती है और एक घटना पूरे उपचुनाव को बदल सकती है। हालांकि फिर भी मोटा सा मन लोग बना चुके होंगे कि हमें किसको वोट देना है और बहुत लोगों की हामी भी उन्होंने भरी होगी और बहुत सारे लोगों के वहाँ रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद होंगे, नेताओं की सभाएं भी हो चुकी हैं। तो मन तो लोगों ने बना ही लिया है, लेकिन उपचुनाव में लास्ट मोमेंट तक कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
सर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ। बिल्कुल, ये बदलते वक्त की ज़रूरत है। और आज जिस इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है वो खुद अपने आप में एक जर्नलिस्ट है। और सोशल मीडिया का युवाओं ने जिस तरीके से जींद उपचुनाव में जो इस्तेमाल किया है, जिस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया है, वो बहुत अच्छी बात है। और बदलते समय के अनुसार हमें भी बदलना चाहिए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले सोशल मीडिया तत्काल आप तक जानकारियाँ पहुँचाता है। तो जींद उपचुनाव में जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आगामी जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं वो पूरे के पूरे 90% तक उनको ये सोशल मीडिया प्रभावित करने वाला है। और इसके अच्छे प्रयास लोगों में दिखाई देंगे और ये एक बड़े स्तर पे आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। सर अभी कौन कौन से इशू ग्राउंड पे हैं? देखिए, जींद उपचुनाव में इशू तो बहुत ग्राउंड पे हैं। अब लोगों ने ऐसे ऐसे कॉलोनी मोहल्ले खोज निकाले हैं जहाँ पे वर्षों से किसी ने झाड़ू नहीं लगाई है। लेकिन असल में मुद्दों पे ये चुनाव लड़ाई नहीं जा रहा है। ये चुनाव तो चौधर पे लड़ा जा रहा है। और चौधर ये है कि रणदीप सुरजेवाला जींद के लोगों को ये सपने दिखा रहे हैं कि वो उनको जिताएंगे तो वो वहाँ पे चौधर ला देंगे और वहाँ के लोगों को एक आगामी सीएम मिल रहा है। और दुष्यंत ये लोगों को बता रहे हैं कि जींद उपचुनाव का मतलब है कि आने वाला समय जेजेपी का होगा। और सत्तारूढ़ जो पार्टी है बीजेपी, उसके लिए भी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर इस चुनाव में जीतते हैं तो अगली सरकार फिर से बीजेपी रिपीट करेगी। तो ये असल में चुनाव सरकार का है। ये एक प्रतीक है कि आने वाले भविष्य में सरकार किसकी बनने वाली है। काफी समय से जींद में गहमा गहमी, जिसको आप बड़ा गांव कहते हो, तो क्या जींद के लोग परेशानी हो गए हैं? काफी हो गया। देखिए, जींद क्या पूरे हरियाणा के लोग राजनीतिक बातों से कभी परेशान नहीं होते हैं। और जिसको अपने हरियाणवी में कहते हैं सब स्वाद लेने वाले लोग हैं। और खासकर जींद के लोग तो चाहे आप ये उपचुनाव 1 महीना और खींच लें इसको, ना वो रिश्तेदारों से परेशान होते हैं, ना वो नेताओं से परेशान होंगे। वो मजे ले रहे हैं और उनके जो चक्कर कट रहे हैं उनके घर में, उनको बढ़िया अच्छा लग रहा है चाय पानी आओ भगत करते हुए। और इस बहाने सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जींद उपचुनाव की अच्छी बात अभी तक ये है कि कोई तनाव नहीं है। हंसते हंसते ये जींद उपचुनाव हो रहा है और इसमें कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं हुई है। तो बढ़िया है, लोग मजे ले रहे हैं, मजे लेते रहें। सर आपको क्या लगता है अब कौन सी पार्टी नंबर 1 नंबर 2 है? देखिए धनगढ़ जी, पिछले बार जब हमने बात की थी तो मैंने उस समय जो परिस्थितियां थी वो ये थी कि मुकाबला आमने सामने का बन रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जींद उपचुनाव में अब ऐसा लग रहा है कि पूरा त्रिकोणीय मुकाबला ये 3 पार्टियों के बीच में बन चुका है। और मैं ये प्रेडिक्शन तो नहीं कर पाऊंगा कि पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे कोई होगा, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरे जो अपने आकलन है, मेरा जो अपना गणित है, वो ये कहता है कि कांग्रेस या भाजपा में से एक पार्टी तीसरे नंबर पे भी जा सकती है। जरूरी नहीं है वो जाए, पर जा सकती है। और लेकिन इन तीनों में से ही जो विनर बनेगा बहुत कम मार्जिन से जीतने वाला है। तो जींद उपचुनाव में अभी 2 दिन बाकी हो रहे हैं, पता नहीं क्या कौन सा किसका क्या वीडियो सामने आ जाए तो उसमें पूरा गणित ही बदल जाएगा चुनाव का। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, पर बहुत ही क्लोज मुकाबला है और लोगों को तय करना है कि वो किसको विजेता बनाए। सर अक्सर हरियाणा में सुनने में आता है कि जींद सिर्फ इलेक्शन दिन का नहीं, रात का भी होता है, क्योंकि रात को भी काफी कुछ होता है। तो क्या ऐसा कोई रिपोर्ट आ रही है कि रात को भी वोट खरीदी या बेची जा रही है? देखिए, कुछ मतदाता हमारे, कहीं भी आप चले जाइए, कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अपना मत बेचते हैं। और आजकल जो जिस तरीके से सोशल मीडिया का या कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा है और चुनाव आयोग की सक्रियताएं बढ़ी हैं और नेताओं की सक्रियताएं बढ़ी हैं, उसको देखते हुए थोड़े चांसेस अब कम हो गए हैं मतदाता खरीदने के। और अब लोग थोड़ा सा लोकतंत्र के इस पर्व को बड़ी जिम्मेदारी से भी लेने लगे हैं। तो ये जो खरीदने बेचने वाला जो मत प्रतिशत है, रात के अंधेरों में जो खेल हो जाया करते थे, वो अब थोड़े से होना मुश्किल है। लेकिन कुछ मतदाता, कुछ प्रतिशत ऐसा रहेगा जो निश्चित तौर पर रात के इसमें प्रभावित करने की कोशिश होगी। लेकिन उपचुनाव की कड़ी टक्कर में थोड़ा सा इस तरीके से चुनाव को प्रभावित करना मुश्किल होगी। एक आर्टिकल आज पढ़ रहा था कि अगर जींद का इलेक्शन जो भी जीतता है उसका नेशनल लेवल पे उसका इम्पैक्ट होगा रूलिंग और अपोजिशन कांग्रेस के लिए। देखिए, नेशनल लेवल पे तो धनखड़ जी क्या इम्पैक्ट होगा कि नेशनल लेवल पे तो है ही, अभी राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मोदी जी अगले फिर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लोकसभा के लिए हमारी 10 तो सारी सीटें ही हैं।
तो नेशनल उपसाज जिसमें से बीजेपी के पास है, सारे धड़ेबंदी पहले ही से किए बैठे हैं, तो नेशनल इम्पैक्ट तो इसका कुछ खास, सिर्फ रणदीप के लिए अगर चुनाव ये जीतते हैं तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, जो राहुल गांधी के साथ वो रहते हैं और इस महत्वपूर्ण उपचुनाव में जो जीत दर्ज करते हैं, तो उनके लिए ये जरूर एक फायदेमंद स्थिति होगी। लेकिन ये जो उपचुनाव है राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, राज्य स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है और इसको सत्ता का सेमीफाइनल एक आप कह सकते हैं, क्योंकि खुद बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो अगली सरकार भी उनकी बनना तय है, और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि अगर वो ये उपचुनाव जीतते हैं तो अगली सरकार कांग्रेस की आएगी। और दुष्यंत के लिए तो बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति है कि अगला उपचुनाव जो चुनाव होंगे, आम चुनाव, उसमें उसको जाना है, तो एक बड़े मनोबल वाली जीत होगी अगर वो जीतते हैं। तो राज्य स्तर पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, पर राष्ट्रीय स्तर पे तो ऐसा कोई उत्तर प्रदेश या बाकी राज्य जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले तो हमारी सीटें ही बहुत कम है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा।